और इस अवसर पे आज हमारे सामने हमारे मुख्य वक्ता बलदेव प्रसाद शर्मा जी ने काफी व्यापक जानकारी आप सबको दी। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी, विधायक रायपुर मोतीलाल साहू जी, विधायक आरंग गुरु खुशवंत जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी, लोक सेनानी संघ के अध्यक्ष दिवाकर जी, शशांक शर्मा जी अध्यक्ष साहित्य अकादमी, सचिदानंद उपासने जी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नीरू शर्मा जी अध्यक्ष पर्यटन मंडल, पुरिंदर मिश्रा जी विधायक रायपुर उत्तर, विवेक आचार्य जी एमडी टूरिज्म, रमेश ठाकुर जी जिलाध्यक्ष। आज निश्चित रूप से जब आप उस प्रदर्शनी को देख रहे थे जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित उस फोटो चित्र में पूरे देश के इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास, प्रजातंत्र की जड़ें हमारी कितनी गहरी है, कितना हजारों साल का हमारा प्राचीनतम इतिहास, और उस इतिहास में आदिकाल से लेकर आज तक पूरे के पूरे चित्रण करते हुए आजादी के उस दौर में आते हुए और फिर आपातकाल का चित्रण, जिसमें जिस प्रकार उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से 25 जून को हस्ताक्षर कराया गया और आपातकाल की घोषणा हुई, उस पूरे दृश्य को आप सचित्र देख सकते हैं। और एक अच्छा काम किया है खासतौर से शशांक जी ने कि आज इस आयोजन में उस पीढ़ी को भी बुलाया है जो इस आपातकाल के समय जिनका जन्म नहीं हुआ था। 50 साल पहले की घटना के बारे में टेलीविजन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जानकारी उनको होगी, मगर वो पीढ़ी इस आपातकाल, उसकी जाति के लिए आपातकाल क्यों लगाया गया और किस प्रकार संविधान का गला घोटा गया, ये काला दिन कैसे आया, इस पूरी कहानी को आज वो प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी हमारे शर्मा जी ने बहुत व्यापक रूप से उसकी जानकारी दी। आज ये 25 जून का तारीख दिन ऐतिहासिक दिन है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह तिथि जिसे हम न भूल सकते, न भुलाया जाना चाहिए। हमारे संविधान, हमारी स्वतंत्रता, हमारे मौलिक अधिकारों का इससे बड़े हमले के रूप में कभी हम और किसी दिन को याद नहीं कर सकते। ये तारीख निश्चित रूप से इतिहास के अक्षरों में कहा जाता है कि स्वर्ण अक्षरों में, ये काले अक्षरों में लिखा गया तारीख है 25 जून, जो काला दिवस के रूप में आपके और हमारे बीच है। 25 जून 1975 आपातकाल लगा के देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। क्या परिस्थितियां थी देश में जो आपातकाल लगाया गया? संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान क्या कहता है? 325A स्पष्ट रूप से संविधान में संदर्भित है। न किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति थी, न कोई प्रकार का आंतरिक विद्रोह था, न देश में इस प्रकार की कोई आपात स्थिति आई हुई थी जिससे कोई भूकंप या कोई अन्य घटना हो।
कोई भी प्रकार की विशेष परिस्थिति नहीं होने के बाद आपातकाल लगाने के पीछे एकमात्र कारण है सत्ता की लोलुपता और स्वार्थ से भरी हुई राजनीति और इंदिरा गांधी को सत्ता से ना उतरने का षड्यंत्र, जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया। आपातकाल के पीछे का कहानी क्या है? आपातकाल के नींव रखने का काम वो 1974 में रखा गया, जब देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ था देश, महंगाई बेलगाम हो गई थी और इस आक्रोश की चिंगारी हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे पहले उस चिंगारी का चमक दिखा, वो गुजरात है, जो 1974 में जो एक आंदोलन की शुरुआत वहां के छात्रों ने किया। और निश्चित रूप से ये गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन बढ़ते बढ़ते इस आंदोलन में छात्र ही शामिल नहीं हुए, शिक्षक, व्यापारी, मजदूर, महिला, मध्यम वर्ग के लोग, और भारत के आजादी के बाद पहला संगठित जन आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ और इतना तीव्र आंदोलन चला कि पूरा गुजरात आंदोलित हुआ। और उस समय इस आंदोलन की मांग भी बहुत स्पष्ट थी कि नैतिकता, सामाजिक शुद्धता के साथ साथ एक ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन, सरकार चाहिए। और ये दबाव इतना बना कि 1974 में चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात की लहर बिहार तक आई। बिहार के युवकों ने जयप्रकाश को आंदोलन के लिए आमंत्रित किया। जयप्रकाश सड़क में आए। जयप्रकाश के आंदोलन में आने के बाद न केवल बिहार का युवा, पूरा देश का युवा आंदोलित हुआ। और जैसे प्रदर्शन गुजरात में हुए, बिहार में हुए, जिस प्रकार तानाशाही के और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरू हुई, ये आंदोलन न केवल बिहार, गुजरात के खिलाफ था। जयप्रकाश ने स्पष्ट कहा, हम व्यवस्था के परिवर्तन के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के पहले ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये जयप्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से इस आंदोलन के नेतृत्व करते हुए कहा था। और यही कारण है, ये चिंगारी आग के रूप में, दानावल के रूप में फैलती गई और ये इंदिरा गांधी ने जेपी के आंदोलन को, युवकों के आंदोलन को राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा यह आंदोलन राष्ट्र विरोधी है और राष्ट्र विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए जितना भी कुचक्र हो सकते हैं वो कुचक्र उन्होंने किया। 71 में इंदिरा गांधी रायबरेली में प्रचंड बहुमत से जीतती है और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। उस हाई कोर्ट के फैसले में निर्णय होता है कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान गलत तरीके का उपयोग किया था, इसलिए उसका चुनाव निरस्त किया जाता है और आने वाले 6 साल चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं रहेगी। 6 साल के लिए राजनीति से बाहर करने का एक बड़ा निर्णय आता है और उस निर्णय के विरोध में जब ये इलाहाबाद का फैसला आता है तो सीधा सीधा संविधान 352A का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की और आपातकाल लगाया। संसद, लोकसभा पूरी तरीके से बंधक बना लिया गया। जिस प्रकार से अमेंडमेंट हुए, जिस प्रकार पूरे संविधान में जितने परिवर्तन और वैसे परिवर्तन जिन्होंने प्रजातंत्र की जड़ें हिला दी, वो सारे संविधान के परिवर्तन आपातकाल के उस दौर में, शुरुआत के दौर में हुआ और आपातकाल के दौर में देश को जेल बना दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, मुरली मनोहर जोशी, विजय राजे सिंधिया जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। मीसा के तहत, जैसा भी बताया शर्मा जी ने,
पूरा देश एक जेल बन गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस के रख दिया गया और इतनी प्रताड़ना दी गई, इतना कष्ट दिया गया। उसके एक एक चीजों का वर्णन यदि करेंगे तो आपकी आंख से आंसू निकल आएंगे। जो राष्ट्रीय स्तर के राजनेता थे उनके साथ ये स्थिति हुई। राजनाथ सिंह जो आज हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, आपातकाल के दौरान जेल में रहते राजनाथ सिंह की उनकी मां की मौत होती है। वो मां के अपने अंतिम क्रिया संस्कार के लिए जाने के लिए उन्होंने आवेदन किया, मगर अंतिम क्रिया में भी नहीं पहुंचने दिया गया। इतनी निष्ठुर थी इंदिरा गांधी। ये दौर था प्रताड़ना का, ये दौर था आतंक का, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उस दौर को देखने वाले छत्तीसगढ़ में भी लोग हैं। काफी लोगों ने छत्तीसगढ़ में इस तकलीफ को, इस पीड़ा को झेला भी है, देखा भी है, और मुझे लगता है कि हम ये सब जानते हैं कि आज मंच में ही बैठे हैं सच्चिदानंद उपासने जी, हमारे जो इनके पूरे परिवार, तीनों भाई और माता के साथ जेल में 19 महीना रहने का काम सच्चिदानंद उपासने जी ने और रजनीताई के परिवार ने किया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है किस प्रकार की प्रताड़ना और किस प्रकार का कठोरता के साथ इस आपातकाल में लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है कि उस दौर में एक भय का, आतंक का वातावरण, दमन की राजनीति की पराकाष्ठा हो गई। 60 लाख लोगों का जबरदस्ती नसबंदी ऑपरेशन संजय गांधी ने कराया। गोली चलाने का जबरदस्त पुलिस ने गोली चलाई, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। इससे बहुत सारी विषय हैं, इतना डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें बता दी गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको निश्चित रूप से आपातकाल के बारे में किताबें पढ़नी चाहिए, पिक्चर के माध्यम से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और किस प्रकार इस देश के प्रजातंत्र को कुचलने की साजिश हुई है। भविष्य में दोबारा इस प्रकार का षड्यंत्र देश के साथ न हो, उसके लिए युवा पीढ़ी को भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए आयोजन है कि हम सबक लेते हुए काम करें और आगे आने वाले समय में इस डेमोक्रेसी को, इस प्रजातंत्र को, जिनको हमारे सेनानियों ने अपने रक्त से सींचा है, उसको मजबूत बनाने का काम करें। और आप सब ने इस आयोजन में यह उपस्थित हुए। मैं समझता हूं कि सब जाने के पहले उस एग्जीबिशन को भी देखेंगे जो आपातकाल के बारे में पूरी सचेत कहानी कहता है। तो आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये वक्त है इसके चिंतन करने का, नई पीढ़ियों को अवगत कराने का। आपने बहुत अच्छे से इस विषय को हम सभी के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।